जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। दोस्तों, सीडीपी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा पर, और ये प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ और विशेषताएं, ये टॉपिक पर रखा गया है। और आपको ये बता दें कि यह 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बन चुके हैं, आपको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रीवियस क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एकीकृत शिक्षा केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। तो ये एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जो है लाभकारी नहीं है, और यह नेगेटिव पूछा गया है। बात करते हैं दोस्तों, छात्रों का अभिप्रेरण का विकास होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। सहकर्मी संचार का विकास होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। छात्र शिक्षा संवाद होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इसका निर्माण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम में कौन सा इसमें लाभकारी नहीं है। तो खोज, सक्रिय अधिगम का ह्रास, देख रहे हैं ना, ह्रास दे दिया है, तो यही आपको नेगेटिव हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में यानी क्लासरूम में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव अनुभव लगाती है, तो क्या लगाती है। तो उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, बात कर रहा है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, क्या कहती है, उन्हें शामिल करना और संचय करना चाहिए। उपेक्षा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन वो जो अनुभव ला रही है, उस अनुभव को संचय और शामिल करना चाहिए, और स्वीकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनुभव से ही सीखा जाता है और समझा जाता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आइए। तीसरे नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात करती है, ठीक है, लेकिन विद्यालय में काफी बात करती है। वो घर में ज्यादा बात नहीं करती है। कृतिका जो है वो घर में ज्यादा बात नहीं करती है, वही जो है कृतिका विद्यालय में जब जाती है तो काफी बातें करती है। यह क्या दर्शाता है। तो दोस्तों, यह क्या दर्शाता है। बात करते हैं ऑप्शन पर, हर विद्यालय समय हर विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने के लिए अवसर देता है। ये कौन सी बात है दोस्तों, ये बिल्कुल कट गया। शिक्षकों को यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये भी बिल्कुल सटीक जानकारी नहीं होगा। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये कोई लॉजिक भी नहीं है, ये भी काटिए। उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, उनके विचार को जो है विद्यालय सपोर्ट करता है, और इसी की वजह से कृतिका जो है विद्यालय में ज्यादा बात करती है और वह जो है घर में बात नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पूछे गया है कि बात किया गया है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में किस तरह से बच्चों को देखा जाता है। निष्क्रिय देखा गया है, तो ये निगेटिव सेंस हो गया। सक्रिय अन्वेषण के रूप में देखा जाता है, ये बिल्कुल बात सही है। खाली प्लेट के रूप में बिल्कुल गलत हो गया। छोटा वयस्क के रूप में ये बिल्कुल गलत हो गया। तो प्रगतिशील डेवलपमेंट क्लासरूम में बच्चों को आपको सक्रिय अन्वेषण के रूप में देखा जाता है। नए क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख से बताया गया है। तो कौन सा जो है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में बताता है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में संभावना में विश्वास करना, हाँ यही बिल्कुल बात है। यही प्रगतिशील शिक्षा यानी डेवलपमेंट एजुकेशन में यही प्रत्येक बच्चों की क्षमता और संभावना को तलाशना चाहिए, उन पर विश्वास जताना चाहिए। छठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है। तो यंत्रवाद याद कराना, ये बिल्कुल हो गया। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकन कराना
और वर्गीकरण करना है, ये तो वर्गीकरण नहीं हो पाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन देखेंगे, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना चाहिए, बिल्कुल गलत हो गया। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना चाहिए, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना चाहिए, ये आपको प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है, बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है, बिल्कुल सही बात है, शिक्षा को बाल केंद्रित माना जाता है। तो ये जो होता है बालक के व्यक्तित्व का समर्पण विकास होता है। आगे देख लेते हैं, बालक की मांग, रुचि और अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, यही बिल्कुल बात सही है। बाल शिक्षा के अंतर्गत में बाल केंद्रित में बच्चों की मांग और अभिवृद्धि की प्राथमिकता दिया जाता है, इस प्रकार बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, बाल केंद्रित एजुकेशन होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना चाहिए, बच्चों के उनके जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है और उनका आवाज को प्रमुखता रूप से बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। शिक्षकों के द्वारा आदेश देना चाहिए, इधर वाली बात बिल्कुल कट गया। निर्धारित सूचना की बात करता है, निर्धारित सूचना भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। कक्षा की सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक के आगे आना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का शास्त्र का अर्थ होता है, यहाँ पर हम लोग बात किए हुए थे, वही क्वेश्चन पूछा गया है घुमाकर, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही आपको बाल केंद्रित शिक्षा होता है, बच्चों के अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही आपको बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ठीक है भाई, आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच बच्चों से सिखाएं यह इशारा क्या करता है? बच्चों को सिखाएं यह इशारा क्या करता है दोस्तों? अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर नहीं, बिल्कुल होगा, यह दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा की ओर ये बताता है। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, बच्चों से सीखना है तो बच्चों से सीखिए, तो क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर अग्रसर होता है, न कि आपको बच्चा टीचर से नहीं, बच्चा से सीखने की बात करता है, यही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। सृजनवाद में बताएंगे क्या होता है, बच्चे सीखने की प्रक्रिया निष्क्रिय, ये भी काट दीजिए। शिक्षा जो होता है शिक्षक केंद्रित होता है, ये भी काट दीजिए। बात करते हैं शिक्षा बाल केंद्रित होता है, बिल्कुल बात सही है। सृजनवाद में जो होता है शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है, बिल्कुल काटिए, इसमें आपको याद रखेंगे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में बाल केंद्रित ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे समानतः सीखते हैं, एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे समान रूप से सीखते हैं, किस रूप में सीखते हैं? व्यक्तिगत और समूह दोनों रूप में, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो है बाल केंद्रित में बच्चे सीखते हैं, समूह में नहीं, व्यक्तिगत रूप में नहीं, मुख्य रूप से शिक्षक से नहीं होगा, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से दोनों रूप से जो है बाल केंद्रित शिक्षा में ये बच्चे सीखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील है ना, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है समय प्रणाली और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना, समय प्रणाली और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना ही आपको प्रगतिशील शिक्षा में आती है। बात करते हैं, केवल प्रस्तावित पाठ्यक्रम हो गया, गलती काटिए, परीक्षा में अंक आ गया, ये भी गलती काट दीजिए, बार बार ली जाए परीक्षा, ये भी काट दीजिए। इस प्रकार जो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत में समय प्रणाली और बैठने की व्यवस्था में फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहिए, लचीलापन लाना चाहिए। तो यहाँ पर बैठने में लचीलापन हो गया, और बाल केंद्रित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सौहार्दपूर्ण सामाजिक अंतःक्रिया होनी चाहिए, और शिक्षण तकनीकी के माध्यम से शिक्षण देना चाहिए बच्चों को। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रगतिवादी शिक्षा क्या होती है दोस्तों? ये प्रगतिवादी शिक्षा क्या होती है? अनुबंध और पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित होती है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित होती है, ये भी एकमात्र गलत हो गया। इस मत पर विश्वास करता है कि शिक्षा को अपने उपागम में दृढ़ रखना और वर्तमान समय में बिना दंड के
प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। चौथा नंबर ऑप्शन दिया है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देना चाहिए। तो ये बताएंगे प्रगतिवाद शिक्षा के अंतर्गत में क्या होगा। प्रगतिवादी शिक्षा के अंतर्गत में समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देना चाहिए। यही आपको प्रगतिशील डेवलपमेंट शिक्षा के अंतर्गत में शामिल है। याद रखेंगे, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 15 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत में क्या शामिल नहीं किया गया। निगेटिव पूछ रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा में गृह कार्य को शामिल नहीं किया गया। चलिए क्या क्या शामिल किया। बच्चों को जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना चाहिए, बच्चों को सृजनात्मक को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन आपको गृह कार्य यानी होम वर्क प्रदान नहीं करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में ये नहीं बताया है। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शिक्षा अवसर से अभिप्राय है किस छात्र से है। तो बताएंगे समान शिक्षण अवसर से अभिप्राय क्या होती है। दोस्तों, बिना किसी भेदभाव के समान प्रति पद्धतियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करना। आगे बढ़ लेते हैं। ऐसा शिक्षा पाए जो उन्हें उनके अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के लिए कार्य में सहायता हो। किसी भी जाति, पंथ, रंग, भेद और धर्म के होते हुए भी एक समान शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। यही हमको लगता है कि हो सकता है। समान शिक्षा पाने के लिए अपनी क्षमता को सिद्ध होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होगा। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। बी नंबर ऑप्शन ले रहा है। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत में दोस्तों बी नंबर ऑप्शन ऐसी शिक्षा पाएं जो उनकी अनुकूलतम हो और उनके भविष्य में कार्य में सहायता हो जाती है। यही समान शैक्षिक अवसर होता है। यही समान शैक्षिक अवसर का यही मतलब होता है, अनुकूल हो शिक्षा जो उसके अनुकूल हो और वह शिक्षा जो है भविष्य में उनके हेल्प कर सके, उनके मदद कर सके। यही आपको सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्ष यानी क्लासरूम में प्रगतिशील कक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष में लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। सही तो बता रहा है, लेकिन आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रगतिशील शिक्षा वह होती है, यहाँ पर डिस्कशन दिया गया, जिसमें बालक स्वतंत्र रूप से पूर्वक आबद्ध रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहाँ का वातावरण भी प्रजातांत्रिक होना चाहिए और अतः प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य होता है। शिक्षा कक्ष वातावरण में लोकतांत्रिक को समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान और पर्याप्त समय और स्थान देना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी स्थिति बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करता है, बाल केंद्रित क्लासरूम को प्रदर्शित करता है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं, एक कक्षा जिसमें शिक्षक नोट लिखवाता है, ये बिल्कुल काटिए इसको। पाठ्य पुस्तक बात रहा है, ये भी काटिए। कक्षा का जिससे विद्यार्थी समूह में बैठते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाती हैं। आगे बढ़ लेते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन दे रहे हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जा रहा है। यह बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत में प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन ले रहे हैं। एक कक्षा में जिसे विद्यार्थी समूह में बैठे, सही बात है, और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। यही प्रगतिशील शिक्षा का यानी डेवलपमेंट शिक्षा का ये है। पुरस्कार और दंड तो ऐसे भी कट गया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर आइए। प्राथमिक विद्यालय के क्लासरूम यानी कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियता बंधता का क्या अर्थ है। सक्रियता बंधता का क्या अर्थ है, याद कराना बिल्कुल गलत हो गया। शिक्षक का अनुकरण करना, नकल करना, बिल्कुल काटिए। यह हो गया दोस्तों जांच पड़ताल कराना और प्रश्न पूछना और वाद विवाद। ये प्राथमिक शिक्षा में कक्षा रूम में सक्रियता बद्धता के में है जांच पड़ताल करना और प्रश्न और वाद विवाद करना, शिक्षक के द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के लिए हस्ताक्षरक गतिविधियां होने चाहिए, हस्तक्षेप विधि होना चाहिए। ये तो हस्तक्षेप विधि तो नहीं होगा। बच्चों को एक कोना में बैठाना चाहिए, नहीं होगा। प्रतिबंधित परिवेश पर अधिगम होना चाहिए। वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं हो। इसमें बात करते हैं बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या लिया गया है। ये नंबर ऑप्शन ले रहा है दोस्तों, ये नंबर ऑप्शन ले रहा है
बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां होती हैं। बच्चों के लिए हस्तक्षेप वाली बात नहीं, उस पर जो स्वतंत्र होनी चाहिए। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। यहाँ पर बात किया गया है बालकों की रुचि, प्रवृत्तियां और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। इनमें प्रमुख सिद्धांत ये है: बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना। बालकों की शिक्षा उद्देश्यपूर्वक होना चाहिए। बालक की योग्यता और रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। सकारात्मक कार्य जैसे कि हस्तकला, देखना है, हस्तकला के द्वारा उसको शिक्षण देना चाहिए। पाठ्यक्रम में छोटे छोटे हिस्से को बांटकर उसे शिक्षा देना चाहिए। यही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा जो है किस कथन से संबंधित है? शिक्षा सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होता है? बिल्कुल नहीं, शिक्षक जो है सूचना और प्राधिकार का प्रवर्तक नहीं होता है। बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा में कथन पूछा गया सही। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। सही बात है, ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुभव के और सहयोग से उत्पन्न होता है। यही आपको प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत में बी नंबर ऑप्शन हो गया। एकीकृत देखकर आपको काट कीजिएगा, इसमें गलत हो गया। और मापदंड की बात हो गया, यहाँ पर काट दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, निगेटिव सेंस में आता है। शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली अपनाकर, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली अपनाकर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है? बताइए कि बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास क्या नहीं है? ज्ञान और कौशल अर्जन करने में छात्रों को अधिक सक्रिय बनाना, इसमें नहीं पूछ रहा है। छात्रों को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तीसरा नंबर है कि शिक्षक के निर्देश और निर्णय के तहत काम करना। चौथा नंबर बात है पारंपरिक विचार विमर्श पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि आप ट्यूटोरियल और अन्य चर्चा समूह का उपयोग करना। इसमें से क्या बाल केंद्रित शिक्षा में नहीं होता है? तो ये बाल केंद्रित में नहीं होता है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल है। शिक्षक निर्देश और निर्णय का काम करना, यही बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये ज्ञान अर्जन की बातें बाल केंद्रित होते ही इसमें अधिक जानकारी देने पर जो है बात किया जाता है। और पारंपरिक विचार पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे कि ट्यूटोरियम और अन्य प्रमुख बातों को समूह में बनाकर चर्चा करना, यही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा वही है दोस्तों, मानवीकृत परीक्षण नहीं है, कार्य अनुभव आधारित लर्निंग बाय डूइंग नहीं है दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा ये शिक्षा होती है, इसमें डाटा आधारित शिक्षा होती है। प्रगतिशील शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें डाटा आधारित बात होती है, यही प्रगतिशील शिक्षा होती है। इसमें सर्वांगीण विकास होती है, बालकों के जो है इसमें सर्वांगीण विकास होती है। बालकों को है प्रगतिशील शिक्षा जो है पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। इस शिक्षा का उद्देश्य बालकों के शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। और इसमें क्रिया आधारित अधिगम लर्निंग बाय डूइंग पर विशेष बल दिया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षा के इस प्रकार में बालक के स्वयं क्रियाशील होकर स्वयं अनुभव से सीखने का प्रयास करता ही है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, अनुभवनात्मक शिक्षा क्या है? अनुभवनात्मक शिक्षा क्या होता है दोस्तों? इसमें पाठ पुस्तक अच्छी तरह से छात्रों को अधिगम का मार्गदर्शन करता है। ये बिल्कुल मार्गदर्शन नहीं करेगा। मार्गदर्शन परिभाषित करता है, बिल्कुल नहीं करता है। अगली बात करते हैं, एक शैक्षिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। ये बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं पूछ रहा है। इसका विशेषताएं की बात करते हैं। निर्देशित केवल आधारित, ये निर्देशित पूछ रहा है पाठ पुस्तक पर, इसको काट दीजिए। बात करते हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, जो छात्र सीखना चाहते हैं, ये भी काट दीजिए। प्रगतिशील शिक्षा में केवल नहीं हो रहा। नम्रता। बात करते हैं जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर ये जोर देता है। यह प्रगतिशील शिक्षा होता है, जीवन पर्यंत
अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देता है। परीक्षा पर अच्छा अंक लाना, ये काट दीजिए, आपको सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बताया गया प्रगतिशील शिक्षा के गुण पूछेगा, तो गुण पूछेगा तो ये जीवन पर्यंत शिक्षा और सामाजिक कौशल पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है, और समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच पर बल देता है। सहकारी और सहयोगात्मक शिक्षण परिणाम पर ये बल देता है, और ये जो है गुणात्मक व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देता है, व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देता है। शिक्षा में उद्यमिता एक एकीकरण है, शिक्षा में उद्यमिता एक क्या है, एकीकरण है। ये जो है आपको याद रखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत में ये सारी चीज बातें हमेशा याद रखेंगे। जीवन पर्यंत कौशल है, करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग हुआ, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आलोचनात्मक सोच पर बल देना चाहिए, और सहकारी और सहयोगात्मक शिक्षण परियोजना होनी चाहिए, व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देना चाहिए, शिक्षा में उद्यमिता का एकीकरण होना चाहिए, उद्यमिता का एकीकरण होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। चलिए इसका इसमें 27 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से वह कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। सार्थक अधिगम का कौन सा पक्ष इसमें पक्ष लिया गया है। बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने हेतु पुरस्कार देना, पुरस्कार वाला बात होगा तो काट दीजिए, निर्देशित वाला बात होगा तो देख लीजिए, काट दीजिएगा। विषय वस्तु और बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम और अधिगम के लिए सच्चा सरोकार करना, यही बिल्कुल बात सही है दोस्तों। कुशलता के लिए उसको प्रोत्साहित करना और उसके सच्चा साथी के रूप में काम करना, यही बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों में जो बच्चों की रुचियां, मनोवृत्तियां, योग्यताएं और क्षमताओं आवश्यकता के अनुकूलम हो और उनके सर्वांगीण विकास में वो प्रोत्साहन करना चाहिए। 28वें क्वेश्चन पर चलते हैं कि सर शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य दोस्तों विद्यार्थी की व्यवसायिक कुशलता नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। समाजीकरण जागरूकता, बिल्कुल बात गलत हो गया। विद्यार्थी को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये भी गलत हो गया। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार कराना ही आपको शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी अधिगम समानता कुल मिलाकर सफल होते हैं जब डैश किया जाता है। सभी अधिगम समानता कुल मिलाकर सफल होता है, डैश किया जाता है, जब डैश किया जाता है, जब क्या किया जाता है, समाधान संसाधन हुआ, विद्यार्थियों के द्वारा स्व निर्देशित किया जाता है, तो उसका सफलता निश्चित हो जाती है। आपको बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत में पाठ्यक्रम का स्वरूप और शिक्षण क्रियाकलाप क्या होगा। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत में पाठ्यक्रम का और स्वरूप और शिक्षण क्रियाकलाप क्या होगा। इसमें देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह विद्या जिसके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल और प्रयास शामिल है, निम्नलिखित में से यह किसका उदाहरण है। ये हो जाएगा दोस्तों अंतर व्यक्तिगत बुद्धि हो जाएगा, या अधिगम करता केंद्रित विधि हो जाएगा, या निगमनात्मक विधि होगा, या परंपरागत विधि हो जाएगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपको बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या बता रहा है कि एक विद्यार्थी जो है स्वपहल के द्वारा प्रयास में शामिल है, तो इसका क्या उदाहरण होगा, अधिगम करता केंद्रित विधि हो जाएगा, अधिगम करता केंद्रित विधि, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्या बात किया गया है दोस्तों, इसमें डिस्कशन इसका पढ़ना जरूरी है। वह विद्या जिसके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्व पहल और प्रयास शामिल होता है, उसे अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण उपागम की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। विशेषता नंबर 1 में बात किया गया है, इस उपागम की सभी अधिगम विधियां व्यय रचना व्यू रचना व्यक्तिगत विद्यार्थियों की आपको आवश्यकता के आधार पर व्यू रचना जो होते हैं व्यक्तिगत विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार होती है। दूसरी बात किया गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक सुविधा प्रदान करने वाले भूमिका निभाता है, न कि उपदेशक के रूप में। एक जो होता है सपोर्ट के रूप में वो काम करता है, न कि उपदेशक के रूप में।
विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर क्रिया करके सीखते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चों के बैठने की व्यवस्था कक्षा में बच्चों के क्रियाकलाप के अनुसार होना चाहिए। बच्चों के बैठने की व्यवस्था कक्षा में बच्चों के क्रियाकलाप के अनुसार होना चाहिए। ये बिल्कुल जानकारी आप याद रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखेंगे। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? बात करते हैं, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरण तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता मत केवल अनुमानसिकता पर निर्भर नहीं होती है। अनुमानसिकता पूछ दिया है, केवल यहाँ पर अनुमानसिकता पूछा है, ये काटिए। बच्चों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि प्रेरित होती है, ये भी आपको काट दीजिए, ये नहीं हो सकता है। बच्चों के अधिगम हेतु प्रेरित के लिए उन्हें पुरस्कृत और दंड करना चाहिए, ये भी बात काट दीजिए। तो बच्चा दोस्तों इसका सही जवाब है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। यह डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राइमरी स्तर पर अनुदेशक होना चाहिए। प्राइमरी स्तर पर जो है अनुदेशक होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, यह छात्र केंद्रित यानी बाल केंद्रित होना चाहिए प्राइमरी स्तर पर। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा में मदद देता है। प्राथमिक शिक्षा में मदद क्या करता है दोस्तों? आपको बच्चों का समाजीकरण, पाठ्यक्रम की समझ हो जाएगा इसमें, बच्चे का लोकतांत्रिक, ये जो है प्राथमिक स्तर पर ये सारा बातें बिल्कुल सही है। बच्चों में समाजीकरण की बात करते हैं, बच्चों में लोकतांत्रिक की बात करते हैं और पाठ्यक्रम की समझ का होना बहुत ही जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कक्षा कक्ष में यानी क्लासरूम में बैठकर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्षा कक्ष में बैठकर व्यवस्था यानी बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? यह क्लासरूम में कराई जा रही गतिविधियों के अनुसार होना चाहिए, रोज एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बैठना चाहिए, इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत न कर सके। ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? कक्षा रूम में कराई जा रही गतिविधियों के अनुसार होना चाहिए, कराई जा रही गतिविधियों के अनुसार होने चाहिए। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठन के द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा कारक संस्थागत स्तर से जुड़ा हुआ है जिनके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? किसके चलते दोस्तों बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? आप बात करते हैं दोस्तों, विद्यालय छोड़ देते हैं किस तरह? विद्यालय में श्याम पट्ट यानी क्या हो गया? श्याम पट्ट या हुआ ब्लैक बोर्ड, शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं के चलते छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल गलत हो गया। अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता न होने के कारण छोड़ देते हैं, यानी आय में कम होने के चलते, ये भी गलत बात हो गया। इसके चलते थोड़े छूटता है बच्चा। बच्चे से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों के संवेदनशील न होना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हद तक सही हो सकता है, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्याचार्य को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए वैकल्पिक पाठ्याचार्य का न होना, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा सीखना चाहता है उसको वहीं सिखाइए, उसी के भाषा में सिखाइए। जब वो बच्चा उसी के भाषा में, आसान भाषा में और उन्हीं के बात के माना जाएगा तो बच्चा स्कूल नहीं छोड़ पाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? चलिए बताइए, कोई प्रगतिशील शिक्षा का अच्छा वर्णन कौन करता है दोस्तों? करके सीखना, ये है ना, करके सीखना। परियोजना विधि हो गया, याद रखेंगे परियोजना विधि सबसे अच्छा होता है प्रगतिशील शिक्षा में। सहयोग से सीखना, है ना, सहयोग से सीखना। परियोजना विधि हो गया, करके सीखना है, ये बात याद रखें। परियोजना विधि हो गया, क्षमता समूह हो गया, रैंकिंग काट दो, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता और छात्रों के लोबिंग, ये बिल्कुल हो जाएगा गलत। ये सारा चीज़ है। मैथमेटिक हो गया, नियमित इकाई, ये सब चीज़ बिल्कुल काट दीजिएगा, ये नहीं होगा। करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग का से सीखना, ये बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में तो कौन सा कथन शिक्षा स्वयं से
जीवित है? शिक्षा स्वयं से जीवित है, तो बताएंगे क्या किससे जीवित है? स्कूल शिक्षा यथावत लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। कैसे शिक्षा जीवित है? बच्चों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। सही तो बता रहे हैं, ये बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन सही होगा। स्कूल जो होता है शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। यह देश दुनिया के बारे में जताने की बात करता है। ये आपको शिक्षा स्वयं ही जीवन है, स्वयं ही जीवन है, अर्थात शिक्षा मनुष्य को जीवन देने की कला सिखाती है। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कहा जा सकता है कि स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्रगति दुनिया की प्रतिबिंबित करते हैं, ताकि विद्यार्थी सामाजिक और प्रकृति की दुनिया में समायोजन और आत्मसत्तन कर सके, यानी अपने आप को समझ सके और दुनिया को अपने आप से बैठा सके और सोच सके। 38 क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सी कक्षा समृद्ध कक्षा को प्रोत्साहित करती है? बताएंगे कि कौन सी कक्षा जो है समृद्ध कक्षा को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 1 है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शन विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बच्चों की पहुंच से परे है, ताकि सामग्री लंबी समय तक चलती रहे। आगे बढ़ते हैं। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने में से कोने कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल सहित खुली ताक यानी सेफ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बात करते हैं। यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत में बी नंबर ऑप्शन ले रहा है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल सहित खुली ताक यानी सेफ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। यही आपको प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत में बी नंबर ऑप्शन बात सही है। यहाँ पर दिया गया अलमारी अच्छी तरह, ये कोई लॉजिक नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक है, आपको संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली होना चाहिए, बिल्कुल कट गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है, तो बाल केंद्रीय शिक्षा के रूप में बनाई जाती है। बाल केंद्रीय शिक्षा के रूप में बनाई जाती है। इस प्रकार जो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंदित लेता है, मान के दिए गए काम को स्वयं आनंदित लेता है या एंजॉय करता है या अनुभव प्राप्त करता है, तो उसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहते हैं दोस्तों? ड्रिल। ये ड्रिलिंग अभ्यास नहीं होगा। उपभोक्ता प्रकार का कार्य जो है, जो बच्चे में आनंदित करता है, एंजॉय लेता है और अनुभव प्राप्त करता है, इसी को बोलते हैं उपभोक्ता प्रकार का कार्य। उपभोक्ता प्रकार का कार्य होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 41 में बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं, तो बताना है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। पाठ पुस्तक से ये गलत हो गया, याद करके काटना है। श्याम पट पर नकल की बात करती है, ये भी काट दीजिएगा। वे विभिन्न गतिविधियां और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये घटनाओं और बच्चों की पूर्ण रूप से नियंत्रण की बात कर रहे हैं, ये भी काट दीजिएगा। ये सी नंबर ऑप्शन बात सही है, सक्रिय रूप से सीखते हैं। क्वेश्चन 42 नंबर है बच्चों को कक्षा में प्रश्न डैश होता है, तो पूछने के लिए हतोत्साहित, बिल्कुल काटो। हतोत्साहित ने प्रोत्साहन करने चाहिए। पूछने की अनुमति नहीं दे रहा है, तो ये भी काट दीजिए। पूछने से रोकना, ये भी काट दीजिए। तीनों कट गया। अब बच गया पूछने के लिए प्रेरित करना। यही बात बच्चों को कक्षा में पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक गतिशील कक्षा में क्या होनी चाहिए? विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान देना चाहिए। यह बात बिल्कुल गलत हो गया। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, ये तो रटाने वाली बात आ जाती है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों को द्वारा ज्ञान या अनुस्मरण करना चाहिए, ये भी बात गलत हो गया। चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या बता रहा है। डी नंबर ऑप्शन बता रहा है दोस्तों, यही डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की
संरचना की जाती है। ये प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत में है। विद्यार्थी के द्वारा स्वयं से ज्ञान अर्जित या संरचना रूप में उसको विकास करना चाहिए। ये आपको डी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। अपने अनुभव के साथ जोड़ना ही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन पूछा गया है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का उपयोग कर रहा है। ठीक है, यह तकनीकी उपयुक्त नहीं है। ये तकनीक जो है उपयुक्त नहीं है। बाल उपागम का एक प्रयोग कर रहा है, तो ये क्या नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, ये गलत हो जाएगा। वार्तालाप के लिए उपागम है, प्रोजेक्ट के उपागम है, प्रश्न उत्तर के लिए, ये प्रदर्शन करने के लिए उपागम नहीं है, यही पूछा गया है। 45वां क्वेश्चन देखेंगे कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना है। हतोत्साहित बिल्कुल काटो, प्रेरित करना, हाँ प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, नहीं होगा, अनुमति नहीं देना चाहिए, काट दीजिए, प्रेरित करना चाहिए। पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो ये दोस्तों छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा केंद्रित बिल्कुल नहीं होता है। विद्यालय केंद्रित काटो, ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा, छात्र केंद्रित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 47वां क्वेश्चन बात करते हैं कि शिक्षा के संदर्भ में पाठ्याचार्य शब्दावली डैश की ओर संकेत करता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्याचार्य शब्दावली डैश की ओर इशारा करती है, यानी संकेत करती है। शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ये पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु आपको पाठ्याचार्य में नहीं। बात करते हैं विद्यालय का संपूर्ण कार्य, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, आपको इसी को पाठ्याचार्य कहते हैं। मूल्यांकन बिल्कुल गलत हो गया। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, ये यहाँ पर बच्चा लोग कंफ्यूजन कर सकता है। कक्षा में प्रयुक्त होने वाले पाठ्य सामग्री आपको पाठ्याचार्य, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पाठ्याचार्य ये होता है विद्यालय में संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, ये सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि गतिविधि आधारित शिक्षण डैश पर बल देता है। गतिविधि आधारित शिक्षण डैश पर बल देता है। किस पर बल देता है दोस्तों? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर ये आपको गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि होता है दोस्तों आत्मविश्वास का विकास होगा बच्चे में। ये बिल्कुल थोड़ा सा देखते हैं आगे, सही क्या होगा। अधिगम में सरल बनाता है, सरल तो बनाता ही है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा आंसर होगा। बौद्धिक विकास में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है, ये तीनों भी बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे अच्छा इस बार आंसर क्या होगा। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करता है, सही बात है। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता होता है, इसलिए उसको बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार पर ध्यान रखना चाहिए। किस पर ये ध्यान रखने चाहिए, तो आपको विद्यार्थियों के सक्रिय भागीदारी पर होना चाहिए। यही आपको हो गया अनुशासन, नियम दे दिया, काटिए, गृह कार्य की जांच, विषय वस्तु पर कठिनाई, ये तीनों कट गया। आपको ये नंबर ऑप्शन में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर ध्यान देना चाहिए। 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का क्या आशय है, तो क्या आशय है दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों। ये विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास से शामिल होता है। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास में शामिल होता है, यही आपको अधिगमकर्ता केंद्रित विधियां का आशय है। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय समझ लिए, वे विधियां जहां अधिगमकर्ता की अपनी पहल का प्रयास करता है, यानी अपने अनुभव के आधार पर यह प्रयास किया था, इसी को जो है अधिगमकर्ता बोला जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विवेचनात्मक है ना, विवेचना करना, ठीक है ना, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का वह दृढ़ विश्वास है। क्या है विवेचनात्मक जो है, यानी उसको व्याख्या करना, ऐसा शिक्षा सुदृढ़ करता है, उसको विश्वास करता है। क्या
विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कन नहीं करना चाहिए, ये तर्कन करना चाहिए, खुले रूप में करना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल काटिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक है, अप्रासंगिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सी नंबर ऑप्शन दे रहा है दोस्तों यहाँ पर, यही सी नंबर की बात करते हैं। विद्यार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षकरण महत्वपूर्ण होता है, ये सही बात है। वो आपके अनुभव और प्रत्यक्ष के आधार पर जो है ये सही बात है, आपको सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। यही आपको विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का माना जाता है, ये नहीं उसकी विवेचना करना, उसके जानकारी करना, सामंजस्य बैठाना, उसे अनुभव लेना, ज्ञान प्राप्त करना ही आपको विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या पूछ रहे हैं। लक्ष्य की ओर प्रगति कर निगरानी निगरानी करना, ये तो है ही, ज्यादा मूल्यांकन है, लेकिन कम पूछ रहा है दोस्तों, कम। उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए छात्रों की सक्रिय भागीदारी, ये भी बिल्कुल है, वो ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन कम पूछ रहा है। किसी भी अंतराल में संबोधित करने का निर्धारण करना, किसी भी अंतराल में संबोधित करने का निर्धारित करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, कम पूछा गया। मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल है, मुख्य सामग्री जो है ज्ञान और कौशल, यही आपको कम, आपको जो है मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण का कारक बाल केंद्रित में होता है। प्रमुख सामग्री ज्ञान और कौशल पर आधारित होता है, यही आपको डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, कम होता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है। बाल केंद्रित से शिक्षा निम्न का उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है, विविध प्रदर्शन करता है दोस्तों। यह बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है, आपको विविध प्रदर्शन करता है, रैखिक प्रदर्शन नहीं करता है, वर्ष का मूल्यांकन नहीं करेगा, अनुशासक नहीं होगा। ये आपको बाल केंद्रित यानी विविध प्रकार के प्रदर्शन को ये बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं 55 नंबर देखेंगे। 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की कौशल शैली है, ठीक है, 15 अलग अलग व्यक्तिगत्व वाले बच्चे हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षण क्या होगा। तो एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठन योजना को विकसित करना, नहीं हो सकता है। प्रत्येक बच्चों को देखकर एक पाठ योजना विकसित करना और उनके जरूरत क्या है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा की क्षमता के माध्यम को लक्षित करते हुए एक पाठ योजना विकसित करना, कक्षा की क्षमता के माध्यम से लक्षित जो है करते हुए एक पाठ को योजना को तैयार करना, एक पाठ योजना विकसित करना जो सभी के लिए उपयुक्त हो। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन ले रहा है दोस्तों। तो क्या इसका सही जवाब होगा दोस्तों, प्रत्येक बच्चों को देखकर एक पाठ योजना विकसित करना कि उनकी जरूरत क्या है, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ऐसे पाठ पुस्तक को विकसित करना जिनकी क्या जरूरत है, यही आपको सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि 56 नंबर क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए वह निम्न अनुसार क्या चाहिए, आंकना चाहिए, कैसा आंकना चाहिए दोस्तों। तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो है बच्चों को जो सीखना चाहिए वह निम्न अनुसार आंकना चाहिए। किस प्रकार आंका जा सकता है, तो गतिविधियों के माध्यम से, ये कोई जानकारी नहीं है, परीक्षा के परिणाम के अंकों के आधार पर नहीं जा सकते हैं। बच्चों की योग्यता, रुचि, क्षमता, पिछले अनुभव के अनुसार पर जो है बच्चों को सीखने के लिए आंका जा सकता है। बच्चों की योग्यता हो गया, रुचि हो गया, क्षमता हो गया और अनुभव के आधार पर इसको मापा जाएगा। अब यहाँ तक ये बातें बाल केंद्रित शिक्षा समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा एनसीएफ आपको 2005 आपको नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो, और नया एनसीएफ नया टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा के वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।